जी आप लोग जेल में शहाबुद्दीन से बात करते हैं। तो मैंने बोला जी कि हाँ बात करते हैं भाई, सांसद है वो, तो सांसद है तो बोले नहीं आप अपराधियों से बात करते हैं, ये ठीक नहीं है। और अरुण जेटली पे एक आरोप भी लगता है, ये भी लगता है कि वो अपने साथ में बैठे पत्रकारों से खबर प्लान करवाते थे अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ। क्या ऐसा चाहिए? नहीं देखिए वो तो मैंने क्यों बोला, आपने नूह में और मेवात में जो हिंसा हुई थी उस पर भी आपने प्रोग्राम किया, एक ट्वीट किया था, और इतना बड़ा ईगो एक अधिकारी का हो गया कि आपको एक अपराधी की तरह, इतना शहाबुद्दीन के साथ भी नहीं हुआ होगा, आपको गाड़ी से खींचे उठाया गया। देखिए बार बार आप पलटू चाचा करेंगे, सरकार उन्हीं की आ रही है तो नाराज हो जाएंगे वो, लेकिन बात सही है कि पलट रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौरभ तिवारी की बात। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ तिवारी। मैं बात करूंगा बिहार के उस पत्रकार की जो दिल्ली में आज धमक मचाया हुआ है। मैं बात करूंगा उस पत्रकार की जिसने शहाबुद्दीन से बिना डरे, बिना पप्पू यादव से डरे, बिना साधु यादव से डरे उनकी खबरें दिखाएं। हम बात करते हैं सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर, चैनल हेड मुकेश कुमार जी, जो 25 साल से लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सौरभ। मैं पहले शुरुआत करूंगा शहाबुद्दीन। बिहार में आतंक का पर्याय बन चुका था शहाबुद्दीन। हम कह सकते हैं कि शहाबुद्दीन की सरकार चलती थी। लालू यादव भले मुख्यमंत्री राबड़ी देव हुआ करते थे। बिल्कुल। शहाबुद्दीन की जो कहानी, दिलचस्प कहानी है, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो वो कहानी मेरे पास सामने निकल के आई। आज की जो पीढ़ी जो शहाबुद्दीन को उतना नहीं समझ पाई है, अगर समझ पाई तो क्या बताएंगे शहाबुद्दीन के बारे में, घटना जो आपके साथ हुई थी? देखिए शहाबुद्दीन का नेगेटिव जो इमेज है वही अब बहुत सारे सीरियल OTT प्लेटफॉर्म पे उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश, एक अभी रंगबाज करके कोई OTT प्लेटफॉर्म पे आया था, मैंने देखा कि उसमें हीरो बनाने की कोशिश उसको की जा रही थी। भाई इतना बड़ा विलन, इतना बड़ा आतंक, आज जो जंगल राज हम लोग कह रहे हैं ना, वो जंगल राज का सबसे बड़ा पिलर अगर कहें तो शहाबुद्दीन था। और शहाबुद्दीन के आतंक को हम लोगों ने देखा है अपने, जब अखबार में हम लोग थे, अखबार में देखा है हम लोगों ने। और एक जो घटना हमारे साथ हुई थी मैं टीवी में था उस समय में, सहारा में था, लॉ का एग्ज़ाम चल रहा था। अब देखिए वो इतना बड़ा गुंडा था कि वो चाहता तो तभी जेल में था शहाबुद्दीन, जेल में कॉपी मंगा करके लिख सकता था या बिना लिखे परीक्षा पास कर सकता था, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो मुजफ्फरपुर से लॉ का एग्जाम देने के लिए जेल से बाहर, और जेल से कहने को, जेल से जो लोग कहते थे कि वो जेल में है, वो सिवान के जेल में जब चाहे वो अंदर रहता था, जब चाहे बाहर रहता था। इससे पहले भी एक घटना इससे जुड़ी हुई है। जो SP थे मुजफ्फरपुर के, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, मुझे और 2 और पत्रकारों को, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, जी आप लोग जेल में शहाबुद्दीन से बात करते हैं। तो मैंने बोला जी कि हाँ बात करते हैं भाई, सांसद है वो, तो सांसद है तो बोले नहीं आप अपराधियों से बात करते हैं, ये ठीक नहीं है, और आपके मोबाइल से में ये आया है ट्रेस में जो आप लोग बात करते हैं। बोले सर आप सबसे पहले तो ये बताओ कि सांसद है, आपको तो माननीय सांसद बोलना चाहिए, क्योंकि भाई सरकार उन्हीं की है, सरकार जिस सरकार में आप SP हैं उसी सरकार के सांसद हैं, और उनको आप इस तरीके से, तो वो SP थोड़ा सा जो है मतलब उनको लगा इस साल हम गलत बोल रहे हैं हमारे खिलाफ, तो फिर उन्होंने संभाला, बोला कि नहीं ये सब चीज़ आप मत कीजिए। उसके बाद जो है वो जेल से बाहर आने जाने का सिलसिला हम लोग बात करते थे। शहाबुद्दीन से बात हम लोग को अगर करना होता था तो हम लोग फ़ोन लगाते थे, मुन्ना उनके साथ में रहता था, वो बात करवाता था जेल के भीतर में हम लोगों को। तो ये कोई मैं ही नहीं था, ऐसे बहुत सारे जो पत्रकार थे जो क्राइम करते थे वो जेल में बात करते थे, बहुत सारे अपराधियों से करते थे। लेकिन ये लॉ वाला जो एग्ज़ाम है, लॉ का एग्ज़ाम देने के लिए वो आ गए थे, और वो मुझे पता चल गया, मैंने देख लिया कि भाई लॉ में आए हुए हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए। और अखबार में एक हिंदुस्तान अखबार था, हिंदुस्तान अखबार के जो थे वहाँ पर, क्राइम के नाम में भूल रहा हूँ, वो थे, वो उनको भी पता चला। तो हम लोगों ने बोला कि पहले देखना चाहिए यार, ऐसा नहीं बड़ी खबर कहीं उल्टा ना हो जाए। हम लोगों ने जा कर के देखा, देखने के बाद, आंखों से देखने के बाद से, वो एग्ज़ाम नहीं दे रहे थे, वो प्रिंसिपल के साथ बैठे हुए थे। कॉपी तो बाहर में जेल में बैठ के भी दूसरा ही लिखता है, वहाँ भी दूसरा ही लिख रहा था। दिखाना था जो कि वो मैं, सरकार मेरी जूती में जी, कानून मेरे पॉकेट में, ये दिखाना था। इसकी वजह से आया। तो उसके बाद सुबह में खबर छप गई, बिल्कुल बैनर खबर छपी जो भाई सर हमने दिखा दिया टीवी पे, ब्रेकिंग भी कर दिया। ये मुजफ्फरपुर की बात है। मुजफ्फरपुर की बात है। तो अब जब ये ब्रेकिंग हो गई तो
साहबुद्दीन आएगा, अब किसकी हिम्मत है जो साहबुद्दीन, अब एसपी साहब थे भाई, उनके यहाँ आया है तो एसपी साहब ने बोला जी ये गलत खबर है, तो मैंने खंडन कर दीजिए आप, तो खंडन करने को तैयार नहीं। तो फिर हम लोग गए, डीआईजी साहब थे गुप्तेश्वर पांडे जी के पास में गया और कहा जो ऐसे बोलते हैं, वो बोले ठीक है चलो मैं दे देता हूँ प्रतिक्रिया, जांच की जाएगी, जो सामान्य आप लोग भी जानते हैं। तो मैंने कहा जो मामले की जांच की जाएगी, वह जांच की जाएगी क्या, बाद में पता चला जी कि भाई साहब भी दे रहे थे एग्जाम उसी बैच में, तो इसीलिए जो है, और छुट्टी उन्होंने ली नहीं थी तो वो भी फंसने जा रहे थे, तो इसलिए वो बात आई गई हो गई। लेकिन उस समय क्या हुआ कि मैं डीआईजी साहब के पास गया, जो मुझे प्रतिक्रिया चाहिए इस पे, तो डीआईजी साहब तो पूजा पाठ करने वाले लोग थे, सुबह करीब 8 साढ़े 8 का वक्त था, मैं पहुंचा था वहाँ पे, तो मुझे खबर आई कि डीआईजी साहब पूजा कर रहे हैं, पूजा से निकल के देंगे, तो मैं बैठ गया। इतने में मेरे पास एसपी साहब का फ़ोन आया, अमित लोढ़ा जी थे शायद, या रत्न संजय, यही इन्हीं दोनों में से कोई थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उस फ़ोन देने से पहले मैं डीआईजी साहब के घर से ही जो है अपने टेलीविज़न में फ़ोनो दे रहा था, और ये सारी चीज़ जो अभी आपको बताई वो फ़ोन पे बता रहा था। मेरे फ़ोन, मैं उधर ऑफिस में बात कर रहा हूँ, उसी में एसपी साहब का फ़ोन आ रहा है। फिर मैंने करने के बाद से काटा, तो फिर आ गया फ़ोन, फिर मैं उठाया तो बोलता ये आप क्या कह रहे थे, आपने हमसे पूछा नहीं। तो मैंने एसपी साहब ऐसा है जी कि हम लोग एडिटर की बात मानते हैं, आप हमारे एडिटर नहीं हैं, एडिटर के डायरेक्शन पे चले हम कि आपके डायरेक्शन पे चले। तो नहीं आपने गलत किया, तो मैंने गलत किया तो एफआईआर कर दो मेरे पे, और आप तो जेल भेज देते हो पत्रकार को, हमको भी जेल भेजो, हम तो जेल से भी स्टोरी ही करेंगे। वो काफ़ी गर्मा गर्मी हुई उनसे मेरी बात एसपी साहब से। तो ये बात अंदर डीआईजी साहब सुन रहे थे, तो जब पूजा खत्म करके आए बोलते अरे ये किससे बात हो रही थी, तो बोले अरे वो आपका जो एसपी है ना। अरे ऐसे मत बोलो मुकेश, एसपी है, अच्छा एसपी है, बहुत तारीफ करी उन्हें। तो मैंने सर ऐसे ऐसे बोल रहे थे, आप लोग जांच कीजिए भाई, आए नहीं आए, खबर का खंडन कर दीजिए मेरा। तो बोलते अच्छा ठीक है तुम बाइट ले लो अपना। फिर हमने माइक लगाया, तो माइक में बोलते हैं जो ठीक है, हमने ऐसी ऐसी खबर पता चली है आपके माध्यम से और हम इसकी जांच कराएंगे, और वो जांच आज तक हो रही है। तो ऐसा ही चलता है। तो ये प्रकरण बड़ा दिलचस्प था, लेकिन अखबार से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन में सबको जानते थे कि बाहर एग्ज़ाम दिया है साहबुद्दीन ने, और उसी बैच में चूँकि सरकार के भी बड़े बड़े अधिकारियों ने बैच एग्ज़ाम दिया था लॉ का, और किसी ने भी छुट्टी नहीं ली थी और रेगुलर कोर्स में दिया था, इसलिए मामले को दबा दिया गया। साधु यादव के साथ तो मैंने अभी बताया आपको प्रकरण कि साधु यादव से मतलब क्या कहें, वो लोग तो खबर देते थे कि ये होने वाले थे, हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना उस तरीके से, ये होने वाला है, उनको पहले अपराध पे होने वाला है ये पहले पता होता था उनको। और साधु यादव के साथ एक प्रकरण हमारा है कि हमारे अखबार में एक खबर छपी थी, प्रभात खबर में, कि बिना परमिट के रांची से पटना उनकी बस जाती थी, पूरा बस चलता था इनका, उन्हीं का राज ही था सब जगह। तो उसमें जो है इन्होंने, हम लोगों ने खबर छाप दी, तो विरोध करने के लिए, खबर गलत है खंडन करने के लिए सुबह से हमारे ऑफिस में लाल लश्कर के साथ पहुंच गए। डर लगा था आपको? हम लोगों को डर पता नहीं क्यों क्या है हम लोगों में, मैं तभी भी नहीं डर, आज भी नहीं, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है जब आप सच हैं, जब आप सही हैं, तो मुझे वो लोग पूरी कोशिश कर रहे थे जो डरे, और ये बात उनको अच्छी नहीं लग रही थी कि मैं डर नहीं रहा था। और ना मैं डर रहा था, और मुझसे ज़्यादा तो मेरे एडिटर थे, उन्होंने बाद में और छापूंगा। मेरे पास सबूत है भाई, और छापूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, मार दोगे ना मार दो। हमारे एडिटर ने तो इतना तक कह दिया कि गोली मार देना, मार दो, लेकिन भाई खबर खंडन नहीं करेंगे हम, तुम ये खंडन लेकर के खबर जो मैं कह रहा हूँ इसका पेपर दो मुझे, मैं तो जो कह रहा हूँ वो, नहीं तो जाओ कोर्ट जाओ। तो फिर कह करके चला गया। वो लोग समझ रहा था कि भाई हमारी रंगदारी सब जगह, क्योंकि उस समय जो टाइम था सारे अखबार जो है वो सरकार के इशारों पे चलते थे, लेकिन हमारा अखबार जो था, हम लोग लिखते थे इसमें अखबार नहीं आंदोलन। तो आंदोलन हम लोग किसी से दबते नहीं थे, ना तभी दबे ना आज दबे, आज भी। इसीलिए आज इतने लंबे समय के बाद भी अगर मैं आज पत्रकार बना हुआ हूँ, और अपने वो तो अपनी की मैंने कभी समझौते नहीं किए कभी किसी से। मैंने आपको उस दौर में भी देखा है जब अरुण जेटली गुड बुक में आप हुआ करते थे, और अरुण जेटली पे एक आरोप भी लगता है, ये भी लगता है कि वो अपने साथ में बैठे पत्रकारों से खबर प्लान करवाते थे अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ। क्या ऐसा चाहिए? नहीं देखिए, वो तो मैंने कहूँगा, लेकिन एक प्रकरण में बताऊँगा जो कोशिश करते थे, जैसे 2G घोटाला जो हुआ था, 2G जो सरकार बदली थी, तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात लोगों को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि 2G घोटाला ऐसा था, जो 2G घोटाले में अगर आप
स्टडी नहीं कर रहे हैं, उसको जान नहीं रहे। उसमें इतनी टेक्निकलिटी थी और इतने लीगल पॉइंट्स थे जो लोगों पत्रकारों को समझ नहीं आया। पत्रकार क्या है, तुरंत दिन भर खबर करो, शाम में हेडलाइन दो, घर जाओ। जी रिसर्च करने का किसको टाइम था उस ये में। जी और खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो रिसर्च करने का टाइम उतना होता नहीं है। आप रिसर्च करने के लिए अलग से छुट्टी, लेकिन जो रिपोर्टर को उतना टाइम, तो अरुण जेटली जी बिठा करके समझाते थे हम लोगों को जी और बैठते थे हम लोग। और उसके बाद मुझे लगता है कि एक दो बार आप भी होंगे उसमें, जब वो समझाते थे जब 2G स्पेक्ट्रम क्या है। तो हम लोगों को आज अगर पूछे तो एक एक चीज 2G स्पेक्ट्रम के बारे में पता है, शायद जो नए पत्रकार है उनको नहीं पता होगा, घोटाला पता हो। तो वो अरुण जेटली जी बताते थे बारीकियों से, कहते नहीं थे जो छापो आप, वो ये कहते थे कि ये खबर होनी चाहिए। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि वो प्लांट नहीं करते थे। नहीं, उनके विरोधी जो है वो आरोप लगाते हैं कि अरुण जेटली ने हमारा करियर खराब कर दिया। नहीं, वो इतने, मैं कीर्ति आजाद पे भी बात करूंगा आपसे। कीर्ति आजाद अरुण जेटली के बीच जो युद्ध हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन मैं अपने साथी से कहूँगा, गाड़ी भी चलाते रहे, अब हम लोग अपने मंजिल की तरफ चलते हैं। कीर्ति आजाद के बारे में आप जानते हैं, कीर्ति आजाद ने के बारे में हम लोगों से कहा गया था कि उनको अरुण जेटली ने काफ़ी बढ़ाया था। वो जो भी थे आगे, उनको बढ़ाने में अरुण जेटली जी का बहुत हाथ है। अरुण जेटली जी को उन्होंने उनको सिलेक्शन कमेटी में रखा था और दिल्ली क्रिकेट बोर्ड में जो है उन्हें सिलेक्शन में रखा था। वो टीम सेलेक्ट करते थे, लेकिन उन पर आरोप जो लगा था और उसके साथ कुछ सबूत मिल गए थे इनको अरुण जेटली जी को, और इसीलिए हराया था कि वो खिलाड़ियों को लेते थे और लेने के 6 महीने के बाद से फिर बदल देते थे। और उन पे आरोप लगाया गया था कि वो कुछ जो है फेवर लेते हैं और उसके बाद नए खिलाड़ियों, पुराने को बदल के नए खिलाड़ी को रख लेते हैं। लेकिन अब जानते हैं कि अरुण जेटली बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और ये इस तरीके की चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं करते। मुझे लगता है कि इस कंप्लेन के बाद से एक बार मुझे जहाँ तक याद है कि ये जब घटना हुई थी तो उसके बाद कीर्ति आजाद को बुलाया भी था अरुण जेटली जी ने, बात करके समझाया भी था, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं समझे शायद, तो तभी उन्होंने उनको सिलेक्शन टीम से बाहर कर दिया था, गुस्से में बाहर किया था। तो उसके बाद से संबंध इनके खराब हो गए थे। हालांकि लोग कहते हैं कि नहीं, दरभंगा से टिकट वाला जो मसला हुआ था वो तो बाद में उसका परिणाम था वो, लेकिन असल जो मसला था वो क्रिकेट बोर्ड में सिलेक्शन कमेटी को लेकर के शुरू हुआ था, जिसके हम लोग गवाह हैं। और जो राजनाथ सिंह और वो सब मामला हुआ था, वो भी अभी इतनी चीज़ कहेंगे तो शायद अभी तो वो लोग हैं तो शायद उनको बुरा लग जाए। जी, लेकिन बहुत सारी अंदर की चीज़ ऐसी है जो हम लोग जानते थे, लेकिन चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है या एक मर्यादा होती है, शायद सब चीज़ आप साझा नहीं कर सकते पब्लिक में, लेकिन जानते तो जितने मैं क्या, मेरे साथ जितने पत्रकार जो बैठते थे अरुण जेटली जी के साथ, सबको पता है ये सारी चीज़ें। एक सवाल ये है कि आप 7 बजे प्रोग्राम करते हैं सुदर्शन न्यूज़ पर, जवाब तो चाहिए। आपने नूह में मेवात में जो हिंसा हुई थी उस पर भी आपने प्रोग्राम किया, एक ट्वीट किया था, और इतना बड़ा ईगो एक अधिकारी का हो गया कि आपको एक अपराधी की तरह, इतना साबुद्दीन के साथ भी नहीं हुआ होगा, आपको गाड़ी से खींचे उठाया गया। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो अधिकारी थी और जो मेंटालिटी है वो उनकी थी हिंदी और हिंदू दोनों विरोधी, और मुझे लगता है कि और कोई वजह नहीं थी, केवल ये, अगर आप हिंदू के विरोधी नहीं है, अगर आप हिंदी के विरोधी नहीं है तो आप ऐसा नहीं करते। लेकिन उनकी इस एक्टिविटी से, उनके इस कारनामे से साफ लगा कि ये हिंदी और हिंदू विरोधी है, क्योंकि उनका, मैंने जो ट्वीट किया था उस ट्वीट में उनके डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग वो भी मुझे बोल रहे थे कि इसमें तो कुछ है नहीं जी, और ये मैडम का ईगो है, अब हम क्या करें, मैडम का आदेश है। और एक चीज़ मैं कहूँगा, जो हरियाणा पुलिस के जितने भी और दूसरे लोग थे वहाँ पे, दूसरे जो स्टाफ थे, जो SHO थे, चाहे जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे मेरे स्टोरी को, वो सब लोग काफ़ी कोऑपरेटिव थे। वो सब ने बहुत अच्छा, मेरे साथ थाने में, मैं बताऊँ, मुझे कॉफ़ी, चाय, पिज्ज़ा जी सब चीज़, केवल ऑफर नहीं हुआ, खिलाया भी। जितनी देर मैं वहाँ पर रहा, मेरे साथ बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट किया उन्होंने। और एक बार केवल मेरे साथ जब बार जब पूछ रहे थे वो क्या हुआ, जब तीसरी बार मुझसे पूछा गया, मैंने बोला नहीं बताऊंगा, सीधा बोला कि आप क्यों किया ट्वीट। 2 आदमी को मैंने बताया, एक SHO को बताया और एक जो IO था उसको बताया। तीसरी बार जिसको लगे हुआ था, मैंने, भाई क्यों पूछ रहे हो तुम्हें नहीं पता क्या हुआ, तुमने बुलाया है, तुम्हारे जाके पूछो जो फाइल में एक बार स्टेटमेंट दिया, नहीं आपको बताना पड़ेगा। मैंने नहीं बताऊंगा, बता क्या करेगा तो नहीं आपको बताना पड़ेगा, मतलब बोल तो दिया नहीं बताऊंगा। तो फिर बोलते नहीं आपको नहीं पता है, जो CBI और ED के लोग जो लोगों को उठाते हैं और उनसे जब इंक्वायरी करते हैं तो एक ही सवाल को 50 बार पूछते हैं।
तो मैंने बोला उसको जो ना तुम जी, ईडी का है ना ना CBI सीबीआई का है और ना मैं अपराधी हूँ, तो मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो, जहाँ होगा ना वहाँ देख लेंगे तुमको, तुम्हें कोर्ट जाना मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। तो ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे पता था ये कुछ नहीं कर पाएंगे, सरकार से इन्होंने कोई परमिशन नहीं लिया था और अपने ईगो में आकर के किसी के प्लांट होकर के कह दिए। पूरी जो राष्ट्रवादी मीडिया के खिलाफ जो लोग थे उन लोगों ने प्लांट किया था, ये बाद में पता चल गया सबको। तो सुदर्शन न्यूज और मुकेश कुमार की ताकत क्या है, वो कमिश्नर जी थी, उनको पता लग गई, उनकी औकात उनको दिखा दी आपने। देखिए, ये सुदर्शन न्यूज और मुकेश की ताकत नहीं है, ये राष्ट्रवादियों की ताकत है, ये सच की ताकत है। और हम इसलिए बेदाग निकले वहां से, और ये इसलिए उनका ट्रांसफर हुआ क्योंकि वो गलत थी और हम सही थे। ये सही और गलत की लड़ाई थी और हम सही थे, इसीलिए हम जीते। ये कोई मुकेश की जीत नहीं, ये सच की जीत है। एक सवाल ये भी है कि 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अभी शिवपाल यादव जो मुलायम के भाई थे, उन्होंने गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पे, उनका बयान आया है, अपने भाई के बयान को सही बता रहे हैं। शिवपाल के बयान पे क्या कहेंगे आप? शिवपाल कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा के लिए गोली चलाए। कौन सा संविधान कहता है कि राम सेवकों को मारो? संविधान की तो व्याख्या लोग नेता अपने अपने तरीके से कह रहे हैं। ये लोग जिस तरीके से अपने कुकृत्य को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान की आड़ ले रहे हैं। जनता सब समझती है, जनता पढ़ी लिखी है। उनके वोटर हो सकते हैं कुछ बेवकूफ़ लोग हों, लेकिन जनता, आम जनता जो है पढ़ी लिखी है, अब वो सब हिसाब ले लेगी। चुनाव आ रहा है, ऐसे नेताओं का जवाब तो चुनाव में ही देती है जनता। आप कैसे देखते हैं 22 तारीख के प्रोग्राम? देखिए, ये केवल मेरे और आपके लिए गर्व की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जो राममय है, 500 सनातनी है, जो 500 साल के वनवास को खत्म किया जा रहा है, तो ये तो ऐतिहासिक मोमेंट है। और ये हम सब गौरवान्वित हैं, ये हम सब का सौभाग्य है कि हम सब लोग जो है उस एज में बातचीत कर रहे हैं, उस एज में जिंदा है जब श्री राम का मंदिर बन रहा है, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आपके पास भी समय कमी, मैं 2 छोटे सवाल लूंगा। 17 नवंबर का दिन आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात हुई थी, क्या बात हुई थी मोदी जी से आपकी? देखिए, वो तो इतना कम समय होता है, केवल ये कि क्या हाल है, कैसे हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग जो है कवर जब करते थे तो आमना सामना होता रहता था उनसे जी। तो वो उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया। मुझे लगता है कि यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग जब फोटो देखा, फोटो काफी अच्छा फोटो आया था और अच्छी बात भी देखा, वो भी मुस्कुरा रहे थे, आप भी मुस्कुरा रहे थे। तो चूंकि उन्होंने रिकॉग्नाइज कर, देखिए बीजेपी हम लोग जो कवर करते थे जिस टाइम में, उस टाइम में वो उनका कार्यालय में आना जाना होता था, तो मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, उस टाइम में जिन लोगों ने भी बीजेपी कवर की थी सबको वो रिकॉग्नाइज करते हैं, फेस से भी, नाम से भी, सब चीज़ पता है। और उनकी जो एलिफेंट मेमोरी कहते हैं ना, एलिफेंट मेमोरी है, वो चीज़ों को भूलते नहीं, लोगों को याद है। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा, मैं तो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो पहचान लेंगे, लेकिन उन्होंने पहचान लिया, तो मुझे क्या कहूँ, अच्छा लगा कि एक प्रधानमंत्री जो इस वर्ल्ड लीडर है वो आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आखिरी सवाल, बिहार पर भी आपने शो किया, क्या लगता है बिहार में पलटू चाचा फिर पलटेंगे? देखिए, बार बार आप पलटू चाचा करेंगे, सरकार उन्हीं की आ रही है तो नाराज हो जाएंगे वो, लेकिन बात सही है कि पलट रहे हैं और विधानसभा भंग हो रही है, और हो सकता है कि लोकसभा विधानसभा एक ही साथ। चलिए, आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे सौरभ तिवारी की बात, और सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर, राष्ट्रवादी पत्रकार मुकेश कुमार जी को आप सुन रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।